हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान क्लास 11th का चैप्टर 8 जो कि एनसीईआरटी बुक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 7 तक जो कि कवर कर चुके हैं। हम इस चैप्टर में 8वां पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई की बुक है, जो कि है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन से अभिप्राय ये है कि लोकल गवर्नेंस जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो शासन व्यवस्था है, जो 3 अंग हमने पढ़े कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमने कवर किया। फिर उसमें हमने सरकार के, अगर हम स्तर की बात करें तो हमने देखा कि जो सरकार के स्तर होते हैं वो केंद्र सरकार जो कि पूरे एक केंद्र सरकार जो कि एक पूरे देश के लिए एक कानून निर्माण करती है। ऐसे हमने पढ़ा राज्य सरकार जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो भी उसका जो प्रांत है, जो क्षेत्र है, उसके अधीन अपने शासन प्रशासन को चलाती है। वैसे जो तीसरा स्तर है स्थानीय शासन का, तो हम इस तीसरे स्तर में देखेंगे जो कि बनाया गया स्थानीय शासन। स्थानीय शासन से अभिप्राय है लोकल गवर्नेंस से, जो कि आगे जाके संविधान संशोधन द्वारा हम देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया, जिसमें स्थानीय शासन में हम देखते हैं कि इसमें 2 तरह के स्थानीय स्वशासन की बात करी, जो कि एक शहरी लेवल पे यानी शहरी लेवल पे और दूसरा ग्रामीण स्तर पे। अगर हम ग्रामीण स्तर पे बात करें तो हम देखते हैं कि पंचायतों का निर्माण किस प्रकार से किया गया, क्या व्यवस्थाएं हों। ऐसे हम देखते हैं कि जो शहरी जो प्रशासन है उसमें किस प्रकार से शासन व्यवस्था है, तो हम देखने को हमें मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि जो स्थानीय शासन की जो संकल्पना है वो हम देखते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हुई। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने ही कहा था कि जो स्थानीय शासन है वो एक तरह से होना चाहिए। जो लोकतंत्र है वो स्थानीय शासन में ही निहित है, स्थानीय शासन से ही होता है, जो कि हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में स्थानीय शासन को देखेंगे। आगे अगर हम बात करें कि लोकतंत्र, हमने पहले ही पढ़ा कि जो लोकतंत्र होता है कि लोकतंत्र होता क्या है। तो हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से अभिप्राय ये है कि हम जो भारतीय संविधान में जो भी वयस्क लोग हैं, यानी 18 या 18 से जो भी ऊपर वर्ग के जो भी समूह के लोग हैं वो वोट देते हैं। तो एक तरह से वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी तय करते हैं, यानी ये जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। इसमें लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है कि जो एक लोगों का समूह है वो एक स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं और वो काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए। यानी हम लोकतंत्र में देखते हैं कि जो लोकल रूट पे जो प्रतिनिधि होते हैं वो हम देखते हैं कि उस समूह के ही में से ही एक लोग होता है, यानी आम जनता है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से है कहीं ज़्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है, यानी वो अपना शासन है वो खुद चलाती है। आगे हम देखते हैं कि स्थानीय शासन में हम देखते हैं, स्थानीय शासन में हम से अभिप्राय है कि जो भी एक तरह से लोकल गवर्नेंस यानी एक लोकल स्तर पे किस प्रकार से शासन करना, तो ये स्थानीय शासन है, जिसमें हम देखते हैं कि एक गांव से लेके, यानी एक छोटे से गांव से लेके जो जिला स्तर पे जो शासन व्यवस्थाएं चलती हैं हम उनको स्थानीय शासन कहते हैं। यानी स्थानीय शासन में हम देखते हैं कि इसमें जो एक गांव का जो आम नागरिक है, इसमें सबसे ज़्यादा है वो एक नज़दीक का शासन है। इसमें जो जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान है वो बहुत तेज़ी से तथा बहुत ही कम खर्च में होता है। यानी हम स्थानीय शासन में देखते हैं कि ऐसे अगर हम एक गांव या शहर की बात की जाए, या गांव में हम एक छोटे से कॉलोनी की बात की जाए, तो हम देखते हैं कि इसमें लोगों की जो भागीदारी होती है एक तरह से अधिक भागीदारी होती है। कोई भी गांव में जो कोई भी निर्णय या कोई अन्य विषय को लेकर होता है तो सभी लोग उसमें अपनी भागीदारी देते हैं। सभी लोग उस पक्ष या विपक्ष में अपनी राय है वो देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि स्थानीय शासन का महत्व क्या है, स्थानीय शासन है एक तरह से क्यों ज़रूरी है। स्थानीय शासन ये हमारे जीवन में एक बहुत महत्व रखता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो स्थानीय विषय होते हैं वो स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते हैं। स्थानीय विषय का अभिप्राय ये है कि जो भी एक लोकल लेवल पे छोटे छोटे जो भी कार्य है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि
अगर हमें सड़कें बनानी है, यानी गांव में सड़कें बनानी है, नालियाँ बनानी है, स्कूल बनाने हैं, या तालाब या पॉन्ड्स के निर्माण करने हैं, तो जो भी छोटे छोटे मैटर्स हैं, तो इन सब को स्थानीय स्तर पर ही इन मैटर को सॉल्व कर लिया जाता है, देखा जाता है। यानी जो भी प्रतिनिधि को जो जनता है वो चुनती है। फॉर एग्जांपल अगर किया जाए गांव में हम देखें तो हम देखते हैं कि मुखिया होता है, पंच या सरपंच या जो मुखिया है, तो लोकल लेवल्स पे जो ही लोकल प्रतिनिधि होते हैं ये जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति ये कर देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि नागरिकों के स्थानीय रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान है वो तीव्र गति से और कम खर्च में आसानी से हो जाते हैं। यानी जो ये विषय है, ये एक तरह से कहा जाए, ये जो विषय है ये आगे ऊपर लेवल तक नहीं जाते, यानी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो गांव के ही लेवल पे स्थानीय शासन में ही एक तरह से पूरी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि भारत में स्थानीय शासन का विकास, यानी हम अगर बात करें कि स्थानीय शासन है इसका विकास किस तरह से होता है, तो हमने सर्वप्रथम पिछले वीडियोस में ही देखा कि स्थानीय शासन में हम देखते हैं ये हमें आगे जाके हमें देखने को मिलता है। जबकि जो संविधान निर्माण जब हुआ तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें संविधान में दो स्तर पे बात की गई थी सरकारों की, जो कि केंद्र स्तर और दूसरा राज्य सरकार। लेकिन आगे जाके संविधान संशोधन द्वारा इसे, यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे आगे जाके स्थानीय शासन को भी संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत में जो अपना शासन है खुद चलाने वाले जो समुदाय हैं वो एक सभा के रूप में मौजूद थे। यानी हम आधुनिक समय में हम देखें तो जो निर्वाचित निकाय हैं वो 1882 के बाद ही इसे अस्तित्व में आए और उस समय उन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। आगे हम देखते हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी, यानी छोटे छोटे ग्राम पंचायतें बनी, जो कि हमें आधुनिक समय में भी देखने को मिलता है। जब संविधान सभा बना तो जो शासन का विषय है उस प्रदेशों को सौंप दिया गया और संविधान के नीति सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा की गई है। हम अपने संविधान निर्माण में भी देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में भी इन विषयों का जिक्र किया गया है कि एक तरह से स्थानीय शासन में ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, जो कि हमें देखने को मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। आगे हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र भारत में इसे संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को और एक मजबूत आधार मिला। यानी इससे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय शासन के लिए क्या क्या चीज़ें की गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1952 यानी देश जब आज़ाद हुआ तो 1952 में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए। यानी इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास किया गया कि इस पृष्ठभूमि में जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्रों पर जो भी विकास थे, उस कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक सिफारिश की गई। ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हमें देखने को मिलता है कि एक 3 तरह के इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय शासन है, इसमें 3 स्तर की शासन व्यवस्था की बात की गई। आगे हम देखते हैं कि जो ये निकाय हैं ये वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्र शासित सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। तो सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनर्लोकन, यानी दोबारा से इसे रिव्यू किया गया। आगे हम देखते हैं कि 1989 में पीके डुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। संवैधानिक दर्जे का अभिप्राय ये है कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इसे जोड़ा जाए, एक तरह से संवैधानिक इसे बनाया जाए। आगे हम देखते हैं कि स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, स्थानीय शासन की हमें आवश्यकता ज़रूरत क्यों है। तो हम इसमें देखते हैं कि ज़रूरत क्यों है, तो हम इसमें देखते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने का अभिप्राय हमने ये देखा कि लोकतंत्र में होता क्या है, यानी एक तरह से लोगों का शासन होता है, लोगों की भागीदारी होती है। तो एक तरह से लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए साथ ही साथ इसमें देखा गया था कि एक तरह से जो स्थानीय जो लोकल्स लोग हैं, जो लोकल रूट्स पे जो लोग हैं, उनकी भागीदारी है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, वो एक तरह से हमें नहीं देखने को मिलता था डेमोक्रेसी में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है।
दूसरा हमारा पॉइंट्स ये है कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन चाहिए। यानी एक तरह से लोग जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, जो छोटे छोटे समुदाय के लोग हैं, जो कि उनकी भागीदारी एक तरह से पूर्ण रूप से नहीं हो पाती थी स्थानीय शासन में, उनकी भागीदारी के लिए ये एक तरह से ज़रूरी है। अगला है कि लोगों की सबसे अधिक जो समस्या है वो स्थानीय स्तर के होते हैं। यानी जितने भी जो समस्याएं हैं छोटे छोटे लेवल पे हमें स्थानीय स्तर पे ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो स्थानीय स्तर पे ना पूर्ण रूप से ना सड़कों की व्यवस्था होती है, ना ही नालियाँ होती है गाँव में हम देखें, ना ही स्कूल्स होते हैं, ना ही स्कूल होते हैं, ना ही जो मेडिकल जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स हैं। यानी एक तरह से देखा जाए जो ना ही पीने की पानी की व्यवस्था होती है, ना ही बिजली की। तो एक तरह से ये जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर हैं या जो आपसी विवाद होते हैं हमें देखने को मिलता है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं, उन पे स्थानीय स्तर पे ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सके। यानी अगर रोड की समस्या है, स्कूल की समस्या है, तो वो जो स्थानीय लोग हैं वो जाएंगे किसके पास, आगे जाके किससे अपील करेंगे, किससे डिमांड्स करेंगे। तो इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए कि हाँ गाँव में सड़कें हो, गाँव में नालियाँ हो, पीने का पानी हो, इस तरह के जो छोटे छोटे जो लेवल्स है, जो विषय हैं, इस पर गांव के ही एक समूह द्वारा, एक पंचायत द्वारा इसे सुलझाया जा सके। तो इसके लिए स्थानीय स्तर पे ही इसकी एक बहुत ही जो कि ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। शक्तियों का बंटवारा यानी पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कि केंद्र जो हमारी सूचियाँ जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो सरकार के जो शासन में जो पावर्स दिए गए हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट है कि कौन सी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कौन कौन सा विषय जिस पे कानून बना सकती है, शासन प्रणाली कर सकती है। तो इसमें हमने स्थानीय शासन में भी देखा कि जो शक्तियों का बंटवारा है जरूरी, यानी वे विषय जो छोटे छोटे जो विषय हैं जो कि स्थानीय स्तर पे ही पंचायतें हैं या स्थानीय शासन है वो फैसले ले सके। अगर हम बात करें शहरों की, तो हम शहरों में देखने को मिलता है, हम शहरों में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे विषय हैं, फॉर एग्जांपल देखा जाए शहरी लेवल पर, तो हम देखते हैं कि जो सीवर्स लाइन है, तो सीवर लाइंस का जो कार्य है वो स्थानीय स्तर पे ही काम किया जाता है पार्षद द्वारा। या गली गली जो कूड़ा निपटान प्रणाली है, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें भी जो ये सब व्यवस्था है वो पार्षद देखता है। या जनता की जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हम देखते हैं, पेंशन को लेके, कोई पहचान को लेके, यानी जितने ये राशन कार्ड को लेके, ये जो भी छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं, ये एक तरह से गांव के स्तर पे ही हमें सुलझ जाता है। जो गांव का जो मुखिया है या शहर का जो पार्षद है, निगम पार्षद है, तो ये सारे काम हैं, ये उन्हीं के लेवल पे ये सारे काम हो जाते हैं। आगे जो जनता है वो आगे उसे जिला स्तर पे उसे दौड़ना नहीं पड़ता, आगे उसे नहीं जाना पड़ता। आगे हम स्टूडेंट देखते हैं कि संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, हम उसको देखते हैं। अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि ये, अगर हम इसकी बात की जाए स्थानीय शासन की, तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि हाँ गवर्नमेंट ने है इसके लिए कोशिश की थी, लेकिन आगे जाके अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये 73-74वां जो अमेंडमेंट के द्वारा यानी 1992 में ये संसद में पूर्ण रूप से पारित हो सका। ये अमेंडमेंट है पूर्ण रूप से पारित हो सका, इसे लागू किया गया। यानी 73वां जो संशोधन है देखा जाए वो किस स्तर पे है, तो ये गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। यानी गांव में किस प्रकार से स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नेंस है, किस प्रकार से शासन हो, किस प्रकार से प्रशासन हो, किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा हो, कौन कौन से वो विषय हो जो कि स्थानीय शासन लोकल गवर्नेंस में हो सके। तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, जिसमें इसका जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था है। यानी जो गांव में जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, पंचायती राज व्यवस्था से है। जो कि हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत, फिर मध्य स्तर पे हम देखते हैं कि ब्लॉक स्तर, फिर ब्लॉक स्तर के बाद हम देखें कि जिला स्तर। तो इसी प्रकार यानी पंचायत समिति हम देखने को मिलता है, जो 74वां संविधान संशोधन है, जो कि वो स्थानीय रूप से शहरों के लिए इसे लागू किया गया, यानी शहरों के लिए इसे बनाया गया इस अमेंडमेंट में। आगे हम देखते हैं कि 73वां 74वें
संविधान संशोधन के क्या क्या कुछ कुछ प्रावधान है तो हम देखते हैं। तो जो 73वें 74वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि त्रिस्तरीय ढांचा का अभिप्राय है कि एक तरह से 3 सिस्टम हो। जैसे हमने सरकार के समय पढ़ा ना कि 3 स्तर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर हम सूची की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हम पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि समवर्ती सूची, राज्य तो हम देखने को हमें मिलता है, यानी शक्तियों के बंटवारे में भी। इसी प्रकार इस संविधान संशोधन में हमें देखने को मिलता है कि एक तरह से इसमें त्रिस्तरीय ढांचा हो। त्रिस्तरीय ढांचा यानी 3 तरह का इसमें ढांचे की बात की गई, जो कि ये सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा है। इसमें 3 तरह ढांचा की बात की गई जो कि होना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर हम पंचायती राज में देखें तो हमने बात की कि सबसे पहले छोटा सा गांव के स्तर पे, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पे, फिर उसके बाद पंचायत समिति, यानी एक तरह से जिला स्तर पे जिला समिति। तो हम इसमें देखते हैं कि त्रिस्तरीय जो प्रणाली है ये की गई, जो कि ये जो है ये प्रणाली है वो जनसंख्या के आधार पे की गई थी। ऐसे हम अगर शहरी लेवल पे बात करें तो हम शहरी लेवल पे शहरों में देखते हैं कि छोटे लेवल पे शहर में भी, फिर उसके बाद नगर निगम, फिर नगर परिषद हमें देखने को मिलता है शहरों में। ऐसे ही इसमें 73वें 74वें संविधान संशोधन में हमें चुनाव व्यवस्था का जिक्र किया गया। चुनाव से अभिप्राय ये है कि जो मुखिया का गांव की अगर बात की जाए या शहरों में निगम पार्षद की बात की जाए तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक चुनाव सिस्टम किया गया, यानी प्रतिनिधि है इसमें। अगर हम बात करें शहर में तो हम देखते हैं कि अभी एमसीडी के चुनाव हम देखते हैं कि अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले। तो एक तरह से ये कौन सा शासन है, ये स्थानीय शासन है, यानी ये तो ना अभी जो लोग हैं, यानी जो लोग हैं अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें वोट कोई विधायक को नहीं देंगे, ना ही कोई सांसद को देंगे। ये विधानसभा ना ही लोकसभा के चुनाव है। ये जो अभी जो प्रेजेंट में चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं वो एक तरह से एमसीडी के चुनाव है, यानी नगर निगम। नगर निगम का अभिप्राय ये है कि स्थानीय शासन का इसमें। तो इसी प्रकार से इसमें चुनाव का जिक्र किया गया। चुनाव का अभिप्राय ये है कि जो चुनाव है ये कोई चुनाव आयोग है वो नहीं करवाएगा, ये चुनाव आयोग नहीं इसमें इलेक्शन करवाएगा। इसके लिए जो एक सेपरेट राज्य चुनाव आयोग की बात की गई, जो राज्य चुनाव आयोग है इन चुनावों को, जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो शहरी व्यवस्था है उनको चुनाव करवाएगा। उसमें जनता है, इन तीनों स्तरों में जो जनता है वो सीधे है, जनता है वो चुनती है। आगे हम देखते हैं कि हर निकाय की जो इसकी अवधि होती है, जो इसका कार्यकाल होता है, ये स्थानीय शासन में भी सेम जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का होता है तो सेम ये इसमें भी 5 साल का होता है। ये यानी ये जो एमसीडी के जो चुनाव है या जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं इनके जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो 5 साल तक फिक्स रहते हैं, 5 साल तक ही अपने पद पे बने रह सकते हैं। आगे हम बात करें कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण से अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य स्तर पे आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण का व्यवस्था मतलब कि इसमें एक तरह से जो भी समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़े समूह हैं उनको एक तरह से सीटें हैं इसमें आरक्षित करना। तो हम देखते हैं कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें सीटों का रिजर्व का प्रावधान किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें हैं, यानी 1/3 सीटें हैं, यानी 33% सीटें हैं ये महिलाओं के लिए रिजर्व की गई कि केवल उन सीटों पे महिलाएं ही इलेक्शन है वो चुनाव है वो लड़ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का होने का ये प्रमाण है कि महिलाओं की भी भागीदारी हो वो स्थानीय शासन में अधिक से अधिक हो सके। आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ स्टेटों में इसमें जो ओबीसी है यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई। अगर हम इस आरक्षण का ये लाभ है कि आज महिलाएं हैं सरपंच के पद पे कार्य कर रही हैं। इस आरक्षण व्यवस्था की अगर हम देखें कि इससे क्या हमें फायदे देखने को मिलते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी शासन व्यवस्था में जो महिलाओं का हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि आधुनिक समय में भी बहुत कम है। यानी अगर हम लोकसभा की बात करें तो मुश्किल से 10 to 12% है महिलाएँ हैं एक तरह से लोकसभा में मेंबर्स है तो उससे भी कम है। लेकिन अगर इसमें स्थानीय शासन में बात की जाए तो हम देखते हैं कि आज महिलाओं की संख्या रिजर्व होने के कारण, आरक्षण के कारण
अधिकतर महिलाएं हैं वो सरपंच, पंच या वार्ड में काम है वो महिलाएं हैं वो अपने पद पे कार्य कर रही हैं। इसमें हम देखें कि भारत के अनेक प्रदेशों के जो आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन से मतलब इनसे दूर रखा गया। अगर कभी क्वेश्चन आए स्टूडेंट कि जो ये जो स्थानीय शासन है वो जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनके लिए क्यों नहीं किया गया, तो इसका अभिप्राय ये है कि जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनमें व्यवस्था इसलिए नहीं की गई क्योंकि वहाँ पे शुरुआती समय से ही वहाँ पे वो ऑटोनोमस क्षेत्र यानी एक तरह से ऑटोनोमस क्षेत्र बनाया गया स्वायत्त प्रदेश है, जो कि वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के वर्ग है वो अपना शासन प्रशासन खुद चलाते हैं ऑटोनोमस द्वारा। आगे हम बात करते हैं कि 1996 में एक अलग कानून बनाकर पंचायती राज के प्रावधानों में इन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। आगे हम देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन, जो कि हमने पिछले ऊपर देखा कि 73वें संविधान संशोधन में जो कि पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए प्रावधान किए गए। आगे 74वें संविधान संशोधन में जो कि शहरी व्यवस्था किस प्रकार से हो उसके लिए उसका जिक्र किया गया। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में सेम ही समानता है। इसमें भी 3 स्तरीय ढांचा, चुनाव प्रणाली के लिए चुनाव आयोग, आरक्षण इसमें भी किया गया है। तो हम 74वें संशोधन में देखते हैं कि जो 74वां संशोधन है वो स्थानीय शासन से है यानी नगर पालिका से है, ये शहरी व्यवस्था के लिए हमें देखने को मिलता है। 74वां संशोधन अधिनियम में प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास यानी जो भी अन्य शहर हैं उनके लिए नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान किया गया। यानी नगर निगम और नगर पालिका से अभिप्राय ये है कि इनके जनसंख्या के हिसाब से यानी अधिक जनसंख्या है तो ऐसे क्षेत्रों को नगर निगम और नगर पालिका की श्रेणी में रखा गया। जैसे हमें देखने को मिलता है कि अधिकतर जो आबादी है, जहाँ पे अधिक आबादी है, जो कि हम शहरों की बात करें तो हम देखते हैं कि हमें एक नगर निगम यानी MCD ऐसी नगर पालिका हमें देखने को मिलता है। जो आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी वयस्क मताधिकारों द्वारा चुनी गई एक सामान्य परिषद होती है। यानी इसमें नगर निगम में सभी लोग हैं वो जो भी लोग हैं वो वोट देते हैं और इनको चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं। यानी एक नगर निगम के चुने हुए सदस्य अपने एक नगर निगम का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे महापौर कहते हैं। यानी जो भी जनता है वो केवल पार्षद को चुनती है और पार्षद है वो अपने में से एक अध्यक्ष को चुनता है, जिसे हम मेयर कहते हैं यानी महापौर कहते हैं। यानी 74वां संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स होता है, जो कि 5 साल का होता है। यानी स्थानीय शासन में भी अगर देखा जाए तो जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भंग होने से अभिप्राय ये है कि जब भी ये स्थानीय शासन पे अगर पंचायती राज है या स्थानीय स्तर पे जब भी ये भंग हो जाते हैं, पंचायतें भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर है वो चुनाव करवाना अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं कि जो भी ये चुनाव व्यवस्था है यानी जो भी स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होता है वो चुनाव करवाता कौन है। तो हमने बात किया कि जो ये चुनाव है इसके लिए एक सेपरेट राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, यानी राज्य चुनाव आयोग की बात की गई, जो कि राज्य के अंदर जो भी ये स्थानीय स्तर पे जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, इनके लिए चुनाव जो व्यवस्था है वो राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। ये सभी कंट्रोल है वो राज्य चुनाव आयोग देखेगा, इसमें राज्यों में राज्य चुनाव आयुक्त है वो प्रमुख होता है सभी इन सब कार्य को देखने के लिए। यानी प्रदेशों के लिए ये जरूरी है कि वो एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे और इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेवारी है वो पंचायती राज संस्थाओं को इलेक्शन यानी जो भी ग्रामीण स्तर या जो भी शहरी स्तर पे है वो इनका चुनाव करवाना है। आगे हम देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का अभिप्राय ये है कि प्रदेशों की सरकार के लिए जरूरी है कि वो हर 5 वर्ष पे जिस प्रकार वित्त आयोग केंद्र सरकार बनाती है, गठित होती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जिस प्रकार वित्त आयोग गठित होती है ऐसे राज्य वित्त आयोग की एक इसमें जिक्र किया गया है। जो राज्य वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो प्रदेश में जो मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं को एक तरह से आर्थिक स्थिति के बारे में मतलब बताता है, आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है तथा जो भी
आर्थिक स्थिति यानी जो मदद है वो राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय शासन को दी जाती है। आगे हम बात करते हैं शहरी इलाका। शहरी इलाका से अभिप्राय ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमें अधिक पॉपुलेशन देखने को मिलता है, यानी एक ऐसा इलाका हो जहाँ से 5000 से अधिक की जनसंख्या हो, यानी जो कामकाजी पुरुषों में से कम 75% हो वो खेती बाड़ी से अलग काम करते हो। यानी हम शहरों में देखते हैं कि एक अधिकतर जो आबादी हो वो खेती बाड़ी ना करे, यानी अधिकतर आबादी हमें देखने को मिलता है कि वो औद्योगिक क्षेत्रों में या कोई दूसरे कार्य है वो करती है खेती को छोड़ के। ऐसे ही हमें जो जनसंख्या का घनत्व से अभिप्राय ये है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले कितने लोगों की संख्या है वो जनसंख्या हमें घनत्व है हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो जनसंख्या का घनत्व है कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। यानी विशेष अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन का दोहराव है, लेकिन ये संशोधन है वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि जो 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, यानी इसमें जो चुनाव व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। आरक्षण विषयों का हस्तांतरण होता है, यानी जो भी विषय है रिजर्व है उसका ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ प्रादेशिक चुनाव आयुक्त इसमें होते हैं, प्रादेशिक वित्त आयोग, इसमें ये सभी चीज़ें हैं ये शामिल की गई हैं। आगे हम बात करते हैं कि 73वां 74वां संविधान संशोधन का जो क्रियान्वयन है यानी इम्प्लीमेंटेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो इसे यानी इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव है कम से कम 4 से 5 बार अब तक हो चुके हैं। यानी स्थानीय निकायों के जो चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर भारी बढ़ोतरी हुई है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसके क्रियान्वयन में हम जब से इम्प्लीमेंट हुआ तो हमने देखा है कि इस स्थानीय शासन में जो महिलाओं की भागीदारी है और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी है अधिक है वो बड़ी है। आगे हम देखते हैं विषयों का स्थानांतरण से अभिप्राय ये है कि कुछ ऐसे जो विषय जो हमने पढ़ा, ऐसे कुछ पावर्स हमने पढ़ा कि जो कि पिछले सूची में हमने देखने को मिला कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो कि पढ़ा, तो उन्हीं स्टेट सब्जेक्ट में से उन्हीं कुछ सब्जेक्ट में से आगे जाके कुछ सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया किसके लिए, स्थानीय शासन के लिए, यानी लोकल गवर्नेंस को ये विषय है, इन टॉपिक्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि ये स्थानीय शासन पे इन टॉपिक्स को, इन विषय को पे कानून बनाया जा सके। उनको 29 विषय है जो कि स्थानीय शासन के हवाले कर दिया गया, और ये जो सारे विषय थे वो स्थानीय विकास तथा कल्याण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें ट्रांसफ़र किया गया था। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या विषय थे स्थानीय शासन के विषय, तो हमने देखते हैं कि सड़कें, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, यानी सड़कें जो है किस प्रकार से बनाया जाना, ये जो विषय है इनको स्थानीय स्तर पर दे दिया गया। ऐसे जो सिंचाई व्यवस्था है यानी खेतों की जो सिंचाई व्यवस्था है, नहर कहाँ से हो, तालाब कहाँ बनाया जाए, ये सारे व्यवस्था, ऐसी बाज़ार और मेला पे कहाँ लगाया जाए, उन पर टैक्स वसूली का, ऐसी ग्रामीण विद्युतीकरण यानी किस प्रकार से विलेजेस में है एक तरह से बिजली इलेक्ट्रिसिटी आए उस पर बनाने का, ऐसी कृषि शिक्षा और जो पेयजल है किस प्रकार से जो पेयजल यानी जो पीने का पानी है वो गांव में उपलब्ध हो हैंडपम्प के माध्यम से या पाइप के माध्यम से। तो ये जो भी लोकल छोटे छोटे विषय थे इनको स्थानीय स्तर पे ये विषय है ये दे दिया गया, विषय को दे दिया गया ताकि वो इन विषय पे कानून बना सके, अपना कार्य है वो कर सके, जो कि ये जो विषय हैं ये लोगों के लिए कल्याण के लिए ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया। आगे हम बात करते हैं कि स्थानीय शासन के समक्ष आने वाली समस्याएं क्या हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि एक तरह से हमने इसके पॉजिटिव चीज़ें पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा कि क्यों ज़रूरी है, क्या क्या विषय हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके जो स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं क्या आती, क्या हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी ये विषय इतने सारी चीज़ें दी गई थी तो सब तो ठीक था, लेकिन इसमें जो सारे काम हो किस प्रकार से हो, अगर हमें कृषि पे ध्यान देना है, अगर शिक्षा पे, स्कूल बिल्डिंग बनवाना है और या तो सड़कें बनवानी है, ये सब काम तो ठीक है दिए गए, लेकिन इसके लिए करने के लिए जो सबसे बड़ा जो है ज़रूरी है वो फाइनेंस यानी जो वित्त की व्यवस्था हो, इसमें धन का अभाव था। यानी एक तरह से स्टार्टिंग समय में हम देखें तो इसमें स्थानीय शासन को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वित्त है ये अपना किस प्रकार से संग्रह करे, किस प्रकार से राजस्व करे, कहाँ से इसे रेवेन्यू हो मिले,
लेकिन ये एक तरह से स्थानीय शासन पे हम देखा जाए तो हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं धन के लिए राज्य सरकार पे यानी स्टेट गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं निर्भर थे। यानी स्टेट गवर्नमेंट स्थानीय शासन को फंड देगा तभी जो कार्य है वो स्थानीय शासन में है वो एक तरह से हो पाएगा, अन्यथा वो पेंडिंग ही रहेगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी वो धन का अभाव था, साथ ही साथ जो वित्तीय निर्भर के लिए सरकारों पर निर्भर रहना, यानी एक फाइनेंस के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प के लिए इनमें हर बार देखा गया कि एक तरह से ये सरकारों पे निर्भर रहती थी। तीसरा था कि आय से अधिक खर्च होना, यानी जितना इनकी आय नहीं है स्थानीय शासन में उतना हम देखते हैं कि खर्च हो जाना, साथ ही साथ जनता का जागरूक ना हो पाना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि स्थानीय शासन के समक्ष हमें समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर है कवर करेंगे, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।